हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इकोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर और एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो आपके ऑल अराउंड सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, यही मिक्सचर ऑफ गैसेस जब लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और सराउंड करते हैं अर्थ को, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अरेंज ऑफ गैसेस इन फॉर्म ऑफ लेयर सराउंडेड द अर्थ। ठीक है, एयर की कंपोजिशन होते हैं नाइट्रोजन कितना होता है अर्थ पर 78% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, आर्गन 0.9% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये पाई चार्ट है। ठीक है, जिसमें दिखाया गया है नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, ऑक्सीजन 20.9% होता है, अदर गैसेस जो होते हैं वो 0.70% होता है, आर्गन 0.90% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ गैसेस डिफरेंट लेयर होती है। एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस डिफरेंट लेयर होती है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ से सबसे नजदीक जो लेयर होती है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अर्थ से 15 किलोमीटर की दूरी तक होती है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेन, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, ठीक है, वाटर वेपर और जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये कितनी दूरी पर होती है? ये 30 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अर्थ से 30 किलोमीटर की दूरी पर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होगा? O3। ठीक है, उसके बाद आती है मीजोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है उसको मीजोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, मीजोस्फीयर लेयर होती है, ये कोल्डेस्ट लेयर भी कहलाती है। ठीक है, ये कोल्डेस्ट लेयर भी कहलाती है। मीजोस्फीयर के ऊपर आती है थर्मोस्फीयर। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है। थर्मोस्फीयर के ऊपर एक थिन सी लेयर और प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर थिन सी लेयर एक और प्रेजेंट होती है थर्मोस्फीयर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, इसको आयनोस्फीयर का, इसको थर्मोस्फीयर का भी पार्ट बोलते हैं। आयनोस्फीयर जो होता है वो थर्मोस्फीयर का भी पार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, आयन की एक्युमुलेशन से जो लेयर बनी होती है, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर के ऊपर एक लास्ट लेयर और बनी होती है जिसका नाम है एक्सोस्फीयर। ठीक है, यूजुअली ये पढ़ने में नहीं आती है। ये लेयर हमारी अर्थ के आसपास बनी होती है। ये सारी जो लेयर है ये हमारी अर्थ के आसपास बनी होती है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट की। सेकंड हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, दैट इज लाइट। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इमेज है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इमेज देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट भी दिख रही है, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? वेवलेंथ की। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको पता ही होगा, hc बाय लेमडा। लेमडा क्या रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को, और ई क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जितनी ज्यादा है वेवलेंथ उतनी कम है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग लाइट की अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, हाई एनर्जी है, वेवलेंथ इनकी कम होगी। जैसे जैसे एनर्जी घटती जाएगी वेवलेंथ उनकी बढ़ती जाएगी। अब ये अरेंजमेंट जो होती है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। ठीक है, ये सारी वेवलेंथ है और डिफरेंट लाइट है। अब एक चीज बताइए, आप जानते हो हमारा जो पूरा अर्थ है, अर्थ में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पेस लेता है तो उनमें हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। ठीक है, प्रोड्यूसर की मतलब ऑटोट्रॉप्स हो गए, और स्पेसिफिकली अर्थ बेस्ड सनलाइट पड़ी तो ज्यादातर जो सोर्स होता है लाइट का, मतलब ऑटोट्रॉप्स में ज्यादा जो कैटेगरी होती है दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स की। तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है लाइट को यूज करके, तो ये जो लाइट को यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोड्यूसर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी लाइट का यूज करता है? पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कौन सी लाइट यूज करता है प्लांट? ये यूज करता है एक लाइट PAR।
ठीक है, PAR, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फार की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इसमें से भी कौन से स्पेसिफिकली यूज करता है? रेड लाइट भी यूज करता है और ब्लू लाइट को भी यूज करता है। ठीक है, रेड लाइट भी होता है और ब्लू लाइट भी होता है। ठीक है, यूवी लाइट की रेंज कहां से कहां तक का होती है? यूवी लाइट की रेंज कहां से कहां तक का होती है? 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक का होती है। उसके बाद आपकी विजुअल लाइट शुरू होती है। ठीक है, यूवी लाइट डिवाइड इनटू 3 पार्ट, यूवी सी, यूवी बी, यूवी ए। यूवी सी जो होती है 100 टू 280 नैनोमीटर होती है, जो मोस्ट हार्मफुल होती है। ठीक है, यूवी बी जो होती है 280 टू 320 नैनोमीटर होती है। यूवी ए जो होती है 320 टू 400 नैनोमीटर होती है। ठीक है, क्यों लाइट को प्लांट से रिलेट करते हैं? प्लांट से रिलेट इसलिए करते हैं लाइट को क्योंकि आप जानते हैं प्लांट आर द मेजर प्रोड्यूसर। एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए अगर आप प्रोड्यूसर खत्म कर दिया तो सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर भी डिपेंड है आपके हेटेरोट्रॉप्स, रेदर देयर आर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। वही सब मरते हैं तभी आपके हेटेरोट्रॉप्स भी मरे, आपके प्लांट भी मर जाते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है आपका डिकम्पोजर, इसीलिए प्रोड्यूसर और हेटेरोट्रॉप्स का होना बहुत जरूरी होता है एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, सॉइल। ठीक है, तो सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? वीडियोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज सॉइल? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो सॉइल बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट पता ही है आपको, क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है दैट इज सॉइल। ठीक है, वो वेदरिंग की वजह से बनी होती है। जब बड़े बड़े से जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, क्रस्ट होता है, उस पर चोटें लगती हैं जिसे वेदरिंग बोलते हैं। मान लीजिए रॉक है, रॉक पे क्या हुआ? तेज हवा चली, तेज हवा चली, हवा का इफेक्ट से रॉक धीरे धीरे टूटता है। मान लो इसके पार्टिकल्स टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूट रहे हैं। इसके बाद पानी है, पानी की चोटें लग रही हैं तो भी रॉक्स टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ऐसे करके जब बहुत बड़ा सा पत्थर रॉक टूटता है, उसको उसकी वेदरिंग होती है डिफरेंट फैक्टर की वजह से, तब जाके आपका सॉइल बनता है। इसीलिए सॉइल की डिफरेंट लेयर होती है। ठीक है, वो बड़ा पत्थर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, फिर उस पे इन्वायरमेंट फैक्टर का अलग अलग जोर पड़ा, इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से अब ऊपर की जो लेयर है वो कमजोर हो गई, सॉइल की फॉर्म में आ गई। नीचे अभी भी इंडेक्स पत्थर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरीके से सॉइल का हॉरिजन बनते हैं। ठीक है, सॉइल का कंपोजिशन है सैंड, स्लिट, क्ले। ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। सॉइल में मिक्सचर ऑफ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में प्रेजेंट होती है। सॉइल में ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल साइज है। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स और ये पार्टिकल इसकी साइज है। ठीक है, साइज के बेस पे कैसे कैसे पार्टिकल्स का सॉइल होता है उसकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, तो सैंड जो होता है, सैंड आपको 2.005 मिलीमीटर अराउंड मिलेगा। ठीक है, सिल्ट आपको 0.05 टू 0.02 मिलीमीटर के अराउंड मिलेगा। ठीक है, क्ले आपको 0.00 मिलीमीटर के अराउंड मिलेगा। ठीक है, ये सॉइल की डिफरेंट लेयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स की क्या होती है? आपकी वेदरिंग होती है, टूटते हैं तो वो टूट के ये डिफरेंट लेयर में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, या सॉइल की डिफरेंट लेयर जनरेट होती है। ठीक है, अब आप इजिली आप देख सकते हो कि ये आपके बेड रॉक है। पहले पेरेंट रॉक इतना बड़ा हुआ करता था, अब वेदरिंग हुई तो अब जो नीचे वाला पोर्शन है वो मेन बेड रॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला सी जिसपे सबस्ट्रेटम लिखा हुआ है, इसको हम पेरेंट रॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट रॉक के ऊपर आपके पास डिफरेंट लेयर होती है। ठीक है, ओ वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर या फिर सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर क्या हुई? ऑर्गेनिक लेयर वो लेयर हुई जिसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, आपका ऑर्गेनिक मैटर से क्या समझते हो? कभी भी ऑर्गेनिक मैटर अगर देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या देखोगे? ऑर्गेनिक मैटर में हम सब हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिक वर्ड का यूज हो रहा है पूरे इकोलॉजी में, तो हमेशा ये समझना ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर मर चुका है और उसमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट सब सेपरेट होते जा रहे हैं, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओ वाली जो लेयर होती है, उसको ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, ओ लेयर क्या है? प्लांट मिल रहा है। ओ लेयर में क्या मिल रहा है? प्लांट मिल रहे हैं, प्लांट ग्रो हो रहे हैं। जहां पर ग्रो हुए उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है ह्यूमस लेयर। ठीक है, वो होती है ह्यूमस लेयर। ह्यूमस क्या है?
ह्यूमस पार्शियली डिकम्पोज सॉइल की लेयर होती है, फुली डिकम्पोज सॉइल की लेयर नहीं होती। ठीक है, जिसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर मरा था वो पार्शियली डिकम्पोज हुआ है, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है। पार्शियली डिकम्पोज होने की वजह से एसिडिक और न्यूट्रिएंट रिच लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं ह्यूमस लेयर। ठीक है, तो ह्यूमस कैसी लेयर होती है? ह्यूमस एमॉर्फिक लेयर, जो कोलाइडल लेयर या एमॉर्फस लेयर, डार्क कलर का जो ब्राउन कलर लेयर दिख रही है वो ह्यूमस रिच लेयर है। ह्यूमस ऐसी रिच लेयर होती है जिसमें अनगिनत न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ह्यूमस लेयर के बाद आती है जोन ऑफ लीचिंग। ठीक है, ये सरफेस जो है जोन ऑफ लीचिंग आती है। ठीक है, जोन ऑफ लीचिंग क्यों बोला जाता है? मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है जो मर गया है, अब सॉइल के ऊपर भी प्रेजेंट है। अब वो कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है। इसी के ऊपर डिकम्पोजर अटैक कर रहे हैं। डिकम्पोजर जब अटैक करते हैं, अटैक करने की वजह से क्या होता है? इतना बड़ा ऑर्गेनिक मैटर छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें भी और ज्यादा अटैक हुआ। डिट्रीबोरस और डिकम्पोजर ने एक साथ मिलकर अटैक किया, जिसकी वजह से अब वो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मिनरल्स भी क्या कर रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। उस बड़े से ऑर्गेनिक मैटर में से मिनरल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब रिलीज होते हैं मिनरल्स, रिलीजिंग ऑफ मिनरल दैट ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, अब लीचिंग कैसे हो सकती है? अब सॉइल में जो भी आपके मिनरल्स थे वो रिलीज हो गए। ठीक है, और आपने ऊपर से पानी डाल दिया, तो पानी में डिजोल्व होके जो मिनरल्स पानी के साथ बाउंड हो सकते हैं वो सीधे से लीच कर जाते हैं इनर मोस्ट लेयर में। ठीक है, वो सीधे लीच कर जाते हैं इनर मोस्ट लेयर में। जो सॉइल की लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर में लीच कर जाते हैं, इसीलिए इस लेयर को हम बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग। ठीक है, उसके बाद जो बी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब वो मिनरल जो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर अंदर चले गए हैं और अब अंदर जाके बेसिकली अभी क्या है, ये अवेलेबल हो सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं रूट जो है प्लांट की, वो रूट यहाँ तक आ गई है। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है जहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ ये वाले रीजन पे क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, और कोई भी मिनरल्स है जो पानी के साथ नीचे नीचे चला गया तो वो क्या कर सकता है? दे आर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, तो इसी तरीके से लेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिफरेंट लेयर है जो प्लांट के लिए अवेलेबल कराई जाती है कि सॉइल का घर है, ये सॉइल घर है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का। ठीक है, अगर हैबिटेट है तो हैबिटेट में प्रेजेंट है तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का भी। ठीक है, तो ये सॉइल का स्ट्रक्चर था। अब हम आगे देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को क्यों इंपॉर्टेंट दिया जाता है इकोलॉजी या इकोसिस्टम में? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो हर एक चीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन और एंजाइम और प्रोटीन रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आप बायोकेम में पढ़ा होगा कि आपका जो एंजाइम या फिर प्रोटीन है उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर हो गया और एक पीएच हो गया, दोनों एंजाइम की एक्टिविटीज बहुत रेगुलेट करते हैं। तो अगर आप इनमें देखोगे, अगर आप इस चीज को देखोगे कि टेम्परेचर क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम और प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम और प्रोटीन क्या करेंगे? एंजाइम और प्रोटीन पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कैटलाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर प्रॉपर है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तब तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे ढंग से होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से होगी, एक ऑप्टिमम रेंज से आपका एंजाइम काम करेगा। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया या एक ऑप्टिमम रेंज से ऊपर कर दिया या डाउन कर दिया, तो वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि एंजाइम या प्रोटीन अगर टेम्परेचर उनकी ऑप्टिमम से ज्यादा बढ़ गया या घट गया तो एंजाइम हो जाता है इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव हो गया या स्लोली अपनी फंक्शनिंग हुई, उसकी फंक्शनिंग हुई, तो वो क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, इसी को दूसरे कंटेंट से समझते हैं। तो ये अर्थ है हमारा। ठीक है, सेंटर वाला रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, सब पोलर रीजन है और पोलर रीजन है। वैसे इधर भी। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अब आप नोटिस करना क्या होता है यहाँ पर, अगर हम 10 डिग्री में मूव करें, अगर हम 10 डिग्री लैटिट्यूड में मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है कितना? 6.4 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन से नॉर्थ पोल में जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगा 10 डिग्री लैटिट्यूड में मूव करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा और 6.4 डिग्री जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होगा। ठीक है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ठंडा वहां पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां बहुत ठंड पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से लैटिट्यूड में मूव करने से, इस तरीके से लैटिट्यूड में मूव करने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। इसी चीज को हम एल्टीट्यूड पर बात करते हैं, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है अबाउट सी लेवल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अबाउट सी लेवल। हम सी लेवल की कितनी ऊंचाई पर हैं, जैसे आप मूव कर रहे हैं माउंटेन की चोटी पर, ठीक है, एग्जाम्पल में माउंटेन की चोटी पर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, तो हमेशा डायरेक्शन में आपको लिखा हुआ दिखेगा इतना मीटर अबाउट सी लेवल। इसका मतलब हुआ मूविंग टूवर्ड एल्टीट्यूड। आप एल्टीट्यूड के ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हो अबाउट सी लेवल, इसलिए हम एल्टीट्यूड की कॉटेक्स्ट में बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड की कॉटेक्स्ट में बोलते हैं कितनी ऊंचाई पर हम जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड की कॉटेक्स्ट में, ठीक है। अर्थ की कॉटेक्स्ट में आप मूव करते हो तो आप बोल सकते हो लैटिट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड में भी सेम चीज होती है, ठीक है। ये रहा माउंटेन, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, माउंटेन के नीचे वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, उसके ऊपर टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट होता है, उसके ऊपर सब पोलर और पोलर रीजन होता है, ठीक है, सब पोलर रीजन होगा फिर पोलर रीजन होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, क्लाइमेट सब चीज नीचे वाले एरिया में होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जो ट्रॉपिकल पार्ट है, टेम्परेचर, क्लाइमेट सब चीज नीचे वाले एरिया में होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल फॉर्म में मिलता है, फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा तो टेम्पलेट फॉर्म में मिलता है, ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सब पोलर और उसके बाद पोलर रीजन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप जैसे जैसे पहाड़ की चोटी के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता रहता है, इसीलिए पहाड़ की जो चोटी होती है ज्यादा डाउन, टेम्परेचर वहां पर ज्यादा डाउन रहता है, ठीक है। नीचे वाले में टेम्परेचर जो होता है वो कम डाउन रहता है। तो दिस इज वार्म एरिया, ठीक है, दिस इज वार्म एरिया, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो डाउन रहता है, ठीक है, तो कोल्डर एरिया, ठीक है, ये वार्म एरिया हुआ। टेम्परेचर की इतना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट कंट्रोल एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर एक एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें या एनिमल्स फिजियोलॉजी की बात करें, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो उस वे में अगर टेम्परेचर की बात हुई है तो वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? फ्लोरा एंड फोना, प्लांट और एनिमल्स जो डाइवर्सिटी है, अनगिनत अलग अलग वेराइटी है एनिमल्स और प्लांट की। कहाँ पर ज्यादा मिलेगी? कहाँ पर ज्यादा मिलेगी? यहाँ पर ज्यादा मिलेगी कि यहाँ पर ज्यादा मिलेगी? ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलेगी कि पोलर रीजन में मिलेगी ज्यादा? तो कहाँ पर मिलेगी? ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी ज्यादा। एनिमल और प्लांट कहाँ पर ज्यादा मिलेंगी? अगर मैं टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में रखूँ तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़िया है, यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा है जो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और वेजिटेशन को, ठीक है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर पोलर रीजन में टेम्परेचर डाउन है और यहाँ पर टेम्परेचर वार्म है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अर्थ के कॉर्डिनेट में बात करें तो हाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगी, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़िया है, यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा है जो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और वेजिटेशन को, ठीक है। एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन देखते हैं टेम्परेचर का यूज करके क्या एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म करता है, ऑर्गेनिज्म कैसे एडेप्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं होम्योथर्मिक और पॉलीकोथर्मिक में, ठीक है। होम्योथर्मिक का मतलब क्या होता है? होम्योथर्मिक को वार्म ब्लैडर भी कहते हैं और पॉलीकोथर्मिक को कोल्ड ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। होम्योथर्मिक का मतलब क्या होता है? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। होम्योथर्मिक का मतलब क्या होता है या वार्म ब्लैडर का मतलब क्या होता है? हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं जो कंट्रोल होते हैं बाय टेम्परेचर। हम अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए या अचानक से ठंडी पड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट कैन रेगुलेट आवर बॉडी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है या होम्योस्टैटिसिस है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। पॉलीकोथर्मिक में क्या होता है? कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है फिश, रिप्टाइल्स, एम्फीबियन, ठीक है। ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है बर्ड्स, मैमल और ह्यूमन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक और एप्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। एंडो मतलब होता है इंटरनल, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट मेटाबॉलिक हीटिंग एनर्जी बाय देयर ओन, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ही अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन करके इतना एनर्जी जनरेट कर लेते हैं कि वह उनके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसको रेगुलेट कर सकें, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। एप्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट टेक एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट,
एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं एक्टोथर्मिक। ठीक है, ये खुद से एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये खुद से एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए बाहर से एनर्जी देते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। इसको बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इंटरनल, एंडो मतलब इंटरनल, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म को ही वार्म ब्लैडर या होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर के बेस पर जो एडेप्टेशन है ऑर्गेनिज्म का, उसके बेस पे ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रूल दिए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से सबसे पहला रूल आता है एलेंस रूल आता है। एलेंस क्या बोलते हैं, एलेंस बोलते हैं कि जो एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाली जो एक्सट्रीमिटीज जो होती है, कोल्ड एनिमल्स, कोल्ड क्लाइमेट्स यूजुअली हैव मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया, शॉर्ट लेग्स, शॉर्ट टेल्स, शॉर्ट ईयर्स। ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाले उनमें मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया, जो खुली हुई एरिया होती है, ओपनिंग वाली एरिया जो होती है, वो क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्यों छोटी होगी, क्योंकि रिड्यूस ऑफ हीट, जो एनर्जी है या हीट है, उसको लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो छोटी होती हैं। जो सरफेस एरिया एक्सपोज, वहां पे ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसको थर्मल विंडोज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनकी छोटी हो जाती हैं साइड में, ताकि हीट लॉस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हॉट ड्राई क्लाइमेट में रहने वाले रैबिट्स हैं और यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाली रैबिट्स, इनकी जो ईयर है वो कोल्ड क्लाइमेट, सॉरी हॉट ड्राई क्लाइमेट्स में रहते हैं तो इनकी जो ईयर है ये बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाली जो रैबिट है इनकी जो ईयर है ये छोटी है। तो एलेंस रूल क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं देयर आर स्मॉलर। ठीक है, एलेंस रूल हमने देखा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम वॉचमैन रूल को देखते हैं। तो वॉचमैन रूल क्या बोलते हैं, वॉचमैन रूल बॉडी साइज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम बॉडी साइज की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जितना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जितना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा उतना ही बड़ा साइज। अब बड़ा साइज होगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जो हीट का लॉस होता है बड़ी बॉडी में तो बहुत धीरे धीरे होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हीट है ज्यादा देरी तक कैप्चर रख सकते हैं। तो पोलर बियर जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉचमैन रूल का। वॉचमैन बोलते हैं कि जो बॉडी साइज होती है, जो कोल्ड क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो बॉडी साइज होती है वो बिगर होती है, और जो वार्म क्लाइमेट्स में रहते हैं उनकी जो बॉडी साइज होती है वो छोटी होती है। ठीक है, वॉचमैन रूल के बाद हमारा आता है गॉर्जेस रूल। गॉर्जेस रूल क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो कोल्ड इलाके में रहने वाले वहां पे लेस पिगमेंट होता है। इन्होंने क्या बोला, पिगमेंटेशन पे बोला, जो कोल्ड इलाके में रहने वाले वहां पर लेस पिगमेंट होता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है। इसके अलावा एक और रूल है जिसको बोलते हैं हैंस रूल। ठीक है, हैंस रूल क्या बोलते हैं, इन्होंने हार्ट की साइज पर और वेट को उस बेसिस पर इन्होंने बोला। ठीक है, हार्ट की साइज और वेट पर उसकी बेसिस पर बोला। क्या बोला, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से जो उनका हार्ट का वेट होगा दैट विल बी मोर इन कंपेयर टू देयर बॉडी साइज। मतलब उसका जितना बॉडी साइज होगा या बॉडी वेट होगा उसके बॉडी वेट से हार्ट का जो वेट होगा दैट विल बी रिलेटिवली लार्जर। इसीलिए इस रूल को हम बोलते हैं हार्ट वेट रूल। ठीक है, सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है, अगर आप नोटिस करोगे ये एक लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था सल्फर ने। ठीक है, और ये भी एक एक्सटेंशन है किसका, लेविक्स लॉ ऑफ मिनिमम का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सल्फर ने इन्हीं के लॉ को फिर से अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की और अपना कुछ लगाने की कोशिश की, तब जाके ये एक लॉ निकला जिसको बोलते हैं सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, अब इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेड़ है। ठीक है, हमारे पास एक पेड़ है। आप जानते हो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं उसका कुछ एक ऑप्टिमम रेंज होती है जो रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ऑप्टिमम रेंज से उसको बहुत ज्यादा उसको दोगे या ऑप्टिमम रेंज से बहुत कम दोगे तो दोनों ही खतरा है। किसके लिए, उस पेड़ के लिए। ठीक है, इस पेड़ के लिए दोनों ही खतरा है। ऑप्टिमम रेंज से उसको ज्यादा दोगे तो भी खतरा है, ऑप्टिमम रेंज से उसको कम दोगे तो भी खतरा है। किसके लिए, उस पेड़ के लिए। ठीक है, तो पानी की बात करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर के फॉर्म में हम डिफरेंट चीजों को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लाइट। ठीक है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, वाटर लिमिटिंग फैक्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर होता है, टेम्परेचर, पीएच, सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें सब चीज जो है लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं। अब मान लीजिए सारी चीजें बहुत परफेक्ट है। ठीक है, जितना इस पेड़ को ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए चाहिए उतना ही उसके पास
जितना इस पेड़ को ग्रोथ के लिए चाहिए उतना लाइट है इसके पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, पीएच है, सॉइल है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक चीज की कमी है, दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर की कमी है। तो वाटर एक्ट कर रहा है एज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, वाटर एक्ट कर रहा है एज ए लिमिटिंग फैक्टर। तो वाटर की कमी या वाटर का ज्यादा होना अफेक्ट करेगा ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसीलिए इसे कंसीडर करते हैं कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, इसको पानी चाहिए 1 लीटर, ठीक है, इसको पानी चाहिए 1 लीटर जो इसके लिए सफिशियंट है। ये एक ट्री है, इसको चाहिए पानी 1 लीटर जो इसके लिए सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप 1 लीटर से इसको 2 लीटर पानी डालोगे, अगर इसको 1 लीटर से 2 लीटर पानी डालोगे तो भी इसकी ग्रोथ पर इफेक्ट होगी और ये सड़ने लग जाएगा, ठीक है। ये एक ट्री है, ठीक है, इसको 1 लीटर पानी इसको सफिशियंट है, ठीक है। अगर इसको ज्यादा पानी डालोगे, 2 लीटर पानी डालोगे तो क्या होगा, ग्रोथ पर इफेक्ट करेगा, ठीक है, ग्रोथ पर इफेक्ट करेगा और ये सड़ने लग जाएगा। अगर आप 1 लीटर से पानी कम डालोगे, लेस डालोगे, 500 ml डालोगे, तो ये प्लांट, ये जो ट्री है, ये सूख के मरने लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक मिनिमम ऑप्टिमम रेंज होती है, जो इन सारे जो फैक्टर हैं, जितने भी ये सारे फैक्टर हैं, इन सारे फैक्टर को यूटिलाइज करने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज होती है। जितने भी ये सारे फैक्टर हैं, इसको यूटिलाइज करने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज होती है, ठीक है। प्लांट की अगर इस ऑप्टिमम रेंज से जो 1 लीटर मैंने बोला है, इस 1 लीटर मैंने बोला है, इस 1 लीटर से आप थोड़ा ज्यादा अगर पानी डाल दोगे, ऐड कर दोगे, तो पेड़ जो है वो सड़ने लग जाएगा। अगर आप 1 लीटर से कम पानी डालोगे तो ये सूखने लग जाएगा, ठीक है। 2 लीटर क्या है, इसकी अपर रेंज है, और 500 ml जो है ये इसकी लोअर रेंज है। तो लोअर रेंज और अपर रेंज के बीच वाली रेंज ही रिक्वायर्ड होती है एक प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लोअर रेंज और अपर रेंज के बीच की जो होती है, बीच वाली रेंज जो होती है, वो रिक्वायर्ड होती है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सल्फर लो जो थे वो भी, तो सल्फर लो भी यही बोल रहे थे, यही चीज बोल रहे थे। अब हम आगे देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं हम, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉपुलेशन साइज लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को अगर आप प्रोवाइड करते हो अबेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की अबेंडेंस मतलब पॉपुलेशन साइज, कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस जगह पर है, ठीक है। जब आप सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, एबायोटिक फैक्टर की बात की है हमने, इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप ऑप्टिमम रेंज रखते हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एकदम से बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, पीक बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर बहुत जाते हैं, ठीक है। तो एकदम से बहुत ज्यादा है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट होती है अगर आप ऑप्टिमम रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर देते हो उन्हें, ठीक है। अगर आपने उससे कम दिया, नैरो रेंज में रखा, अगर आपने उसे अपर रेंज में रखा, ठीक है, तो दोनों ही रेंज में आप क्या देख पा रहे हो कि देयर इज फ्यू इंडिविजुअल, यहाँ पर देख पा रहे हो देयर इज फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला, 1 लीटर प्लांट के लिए सफिशियंट है। अगर 1 लीटर से 500 दे दिया तो कुछ इंडिविजुअल होंगे फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन आप 2 लीटर तक पानी दे दिया उस पेड़ को तो वो पेड़ सड़ने लग जाएगा, तो उसकी ग्रोथ इनबिट होगी, देयर विल बी नो इंडिविजुअल, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप एक्सिस में दोगे तो भी वो इंडिविजुअल की ग्रोथ को इफेक्ट करेगी, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ कम है, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सेम चीज अगर आप मिनिमम से भी कम कर दोगे, मतलब एक पार्टिकुलर रेंज में भी बहुत कम देते हो, तो कम देने की वजह से जो थोड़े बहुत जो सर्वाइव कर पाएंगे, जो सर्वाइव कर सके हैं वो कर लेंगे, उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस दिखाई, वो रेंज ऑफ टॉलरेंस में एक लोअर रेंज थी और एक अपर रेंज थी, कि बीच वाली जो ऑप्टिमम रेंज थी वहां पर देखा गया कि इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट पीक पे थी। तो दिस वाज सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस। सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस के बाद एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सल्फर ने क्या बोला था, सल्फर ने बोला था अपर रेंज होती है और लोअर रेंज होती है, ठीक है। जब हम अपर रेंज की बात करते हैं या फिर लोअर रेंज की बात करते हैं तो इसको आप वाइड रेंज और बोल सकते हैं या फिर नैरो रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो नैरो रेंज का मतलब क्या होता है, नैरो रेंज का मतलब होता है ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। अगर मैंने आपको 1 लीटर बोला है तो 1 लीटर और 1500 तक गए तो 1 लीटर और 1500 के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर रेंज जो है ये बहुत नैरो है, ठीक है, ये बहुत नैरो रेंज है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं 1 लीटर से 3 लीटर की रेंज बोलूं तो ये क्या है, ये बड़ी रेंज है, वाइड रेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, वाइड रेंज कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होते हैं नैरो रेंज और वाइड रेंज के बेसिस पे। कैसे क्लासीफाई होते हैं, अगर आपका टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को देख रहे हो
तो वाइड रेंज के लिए जो शब्द यूज होता है उसको कहते हैं यूरी, ठीक है, और नैरो रेंज के लिए जो शब्द यूज होता है उसको कहते हैं स्टीनो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं, जिनको अगर आपने टेम्परेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन किया, मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 42 डिग्री पर उसको हीट शॉक लगती है, बैक्टीरिया 42 डिग्री पर उसको हीट शॉक लगती है, वो 37 डिग्री पर परफेक्टली ग्रो कर सकता है। तो 37 से आपने उसे 38 कर दिया या फिर 40 कर दिया, वो फिर भी सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपने उसे अगर 40 से बढ़ा दिया, 41 कर दिया, 42 कर दिया, 43 कर दिया, तो वो मर जाएगा। तो इसका मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रेंज है, जो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, वो नैरो रेंज में ही है, ठीक है। उस नैरो रेंज से अगर आपने ऊपर नीचे किया तो वो मर जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो शब्द यूज किया जाता है स्टीनो, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को एज ए इन्वायरमेंटल फैक्टर ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, आप बोल सकते हैं स्टीनोथर्मल्स, ठीक है, यहाँ पर स्टीनोथर्मल्स बोल सकते हैं। वैसे ही आप वाइड रेंज ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बड़ी रेंज को सर्वाइव कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है जो 45 डिग्री पर भी ग्रो कर सकता है, 15 पर भी ग्रो कर सकता है, 50 पर भी ग्रो कर सकता है। तो ये क्या है? ये वाइड रेंज है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है यूरोथर्मल, ठीक है। टेम्परेचर शब्द यूज हुआ इसीलिए आपने थर्मल बोला। यूरो मतलब होता है वाइड और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। सेम चीज स्टीनो मतलब होता है नैरो, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर है स्टीनो मतलब होता है नैरो और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। यहाँ पर वाइड मतलब यहाँ पर यूरी मतलब होता है वाइड और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यूरी थर्मल, ठीक है, यूरोथर्मल, ठीक है। यहाँ पर स्टीनो मतलब होता है नैरो और हाइड्रिक मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो स्टीनो हाइड्रिक एंड यूरो हाइड्रिक। यूरो मतलब होता है यूरी मतलब होता है वाइड और हाइड्रिक मतलब होता है वाटर, ठीक है। स्टीनो हेलाइन और यूरी हेलाइन मतलब आँख के जो सॉल्ट का कंटेंट है वो वेदर इट इज वाटर या फिर जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है या कम है। एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को सर्वाइव कर सकता है या नैरो रेंज में कर सकता है, उसके बेसिस पे स्टीनोहेलाइन और यूरोहेलाइन है, ठीक है। स्टीनोफेगी और यूरोफेगी। तो स्टीनोफेगी यूरोफेगी जो है वो खाने के तौर पे बोलते हैं। ये बहुत सारे रेंज ऑफ फूड को खा सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप खाने को खा सकते हैं, ठीक है, इंजेस्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पर स्टीनोफेगी और यूरोफेगी, स्टीनोसियस और यूरोसियस, ठीक है। स्टीनोसियस और यूरोसियस का मतलब क्या होता है? हैबिटेट जो है, क्या उनको पार्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट ही चाहिए या फिर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को सिलेक्शन का परिपूर्ण है, मतलब वो डिफरेंट टाइप का उनका जो हैबिटेट की चॉइस है या सिलेक्शन ही वो उनके रेंज में है, या एक पार्टिकुलर में मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए हैबिटेट, उस तरीके का है। उस बेसिस पे हैबिटेट की बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है यूरोसियस और स्टीनोसियस को। इकोलॉजिकल नीश, ठीक है, इकोलॉजिकल नीश, ठीक है। तो नीश क्या है? नीश क्या होता है? ये पार्ट होता है हैबिटेट का, ये स्मॉल होता है हैबिटेट से। हैबिटेट में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, लेकिन नीश में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, सर्वाइवल फैक्टर क्या है उसका, फूड रिसोर्सेज क्या है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सारी फैक्टर्स हम नीश में देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आपका घर है वो हैबिटेट हुआ, ठीक है। उसमें जो पार्टिकुलर रूम होता है जिसमें आप डेली रूटीन करते हो वो क्या हुआ? नीश हुआ, ठीक है। तो वहां पर नीश का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन, मतलब वो वहां पर फंक्शन कैसा कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नीश। फॉर एग्जाम्पल हम बीटल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटल का हैबिटेट है, ये उसका हैबिटेट है, वहां पर वो किस तरीके से अडेप्ट करता है अपने आप को, वहां पर उसका एक्टिविटी पैटर्न कैसा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। वहां वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका फिजिकल कंडीशन क्या है और उसकी क्या क्या रिक्वायर्ड है, उन सारी चीजों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नीश कहते हैं, ठीक है। नीश, ठीक है। यहाँ पर हम नीश ओवरलैप देखेंगे, तो पहले ये नीश का डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो नीश का डेफिनेशन है इकोलॉजिकल नीश इन्वॉल्व फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी, ठीक है।
अब नीश ओवरलैप किसे कहेंगे? जहां पर दो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म एक एरिया को कवर किए हुए हैं, ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, उसको कहेंगे हम नीश ओवरलैप। ठीक है, नीश ओवरलैप किसे कहेंगे? ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है। ठीक है, दोनों एक एरिया को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, इसको क्या कहेंगे? नीश ओवरलैप कहेंगे। ठीक है, दोनों यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, इतना से इतना जो एरिया है ये स्पीसीज ए का है। ठीक है, जिसको आप नीश ब्रिथ बोलेंगे। इतना से इतना एरिया जो है वो स्पीसीज ए का एरिया है, इतना से इतना जो एरिया है वो स्पीसीज बी का है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, टाइप ऑफ नीश। नीश दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल नीश और रिलाइज नीश। ठीक है, फंडामेंटल नीश क्या होता है? पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव देयर नीश, एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है एक पार्टिकुलर नीश में और कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कोई कंपटीशन नहीं होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, और ये रिलाइज नीश से लार्जर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप रूम में रह रहे हैं, आप अकेले रूम में रह रहे हैं तो फंडामेंटल नीश हो गया। ठीक है, अगर आपके साथ आपके फ्रेंड रह रहे हैं या आपकी फैमिली रह रहे हैं, तो कोई मतलब आपके साथ वहाँ पर कोई आ गया, फ्रेंड आ गया, चाहे कोई फैमिली में कोई आ गया, कोई भी, तो उसको क्या कहेंगे? रिलाइज नीश कहेंगे। ठीक है, तो अकेले रह रहे हैं तो उसको फंडामेंटल नीश कहेंगे, और जब आप अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हैं अपने रूम में तो उसको क्या कहेंगे? रिलाइज नीश कहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल नीश जो होता है वो थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, इसको थियोरेटिकल वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़े ही टाइम को होता है, थोड़े ही टाइम के लिए ये होता है नेचर में, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसको बस हम थियरी में पढ़ते हैं। रिलाइज नीश जो होता है वो एक्चुअल में ये नेचर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन भी हमें देखने को मिल सकता है रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ठीक है, तो फंडामेंटल नीश किसे कहेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर अकेले रह रहे हैं तो उसको फंडामेंटल नीश कहेंगे, आपके साथ आपका मतलब दोस्त रह रहे हैं उसको रिलाइज नीश कहेंगे। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो वहाँ पर मतलब कि रिलाइज नीश में कंपटीशन भी हमें देखने को मिल जाता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। फंडामेंटल नीश में कंपटीशन, नो कंपटीशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पर सब कुछ। फंडामेंटल नीश में वो अकेला रह रहा है ना, तो वहाँ पे उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन जब वो किसी और के साथ और ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है तो वहाँ पर कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको रिलाइज नीश कहते हैं। फंडामेंटल नीश में ही एक जगह होगी जिसको रिलाइज नीश कहेंगे। ठीक है, एक हैबिटेट में बहुत सारे नीश देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेक फिश में, जैसे लेक में फिश होती है। ठीक है, तो फिश के साथ और भी तो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे? वो रिलाइज नीश है। तो रिलाइज नीश देखने को मिलता है, लेकिन फंडामेंटल नीश देखने को नेचर में नहीं मिलता, इसको थियरी में पढ़ते बस हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए अगर फंडामेंटल नीश देखने को मिलेगा तो बहुत कम टाइम पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो इको टाइप का मतलब क्या होता है? इको टाइप का मतलब होता है पॉपुलेशन। ठीक है, इको टाइप को हम इको स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, इको टाइप का मतलब क्या होता है? एक टाइप की पॉपुलेशन, आपके पास एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, लोकल हैबिटेट है। ठीक है, इस हैबिटेट में बहुत सारी स्पीसीज हैं, एक पॉपुलेशन की स्पीसीज है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसी स्पीसीज थी जिसमें कोई चेंजेस आए। अब वो चेंजेस क्यों आए वो समझते हैं। क्योंकि उस लोकेलिटी में रहने की वजह से, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आए, वो उनके जेनेटिक जो मेकअप वो उनमें आए, जेनेटिक मॉडिफाइड उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। क्योंकि सारी स्पीसीज अगर सेम है, तो ओबियस है उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी सेम ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि वो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं। बट बाई चांस क्या हुआ, किसी भी रीजन से इनकी थोड़े टाइम के लिए हैबिटेट चेंज हुआ। हैबिटेट जब थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इन लोगों ने उसको लोकली अडेप्ट किया। बट उनमें से कोई ऐसी स्पीसीज निकली जिसने वो लोकल अडेप्ट करने के बावजूद क्या किया, उसने अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके से अडेप्ट किया कि अब वो आगे की जनरेशन में पास ऑन हो गई। ठीक है, तो अब इस स्पीसीज से बनने वाली जो उसकी प्रोजेनी होगी उन सब में वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। इस तरीके से इको टाइप क्या होते हैं, एक सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन होगा वो किस लेवल पे होगा, वो जेनेटिक लेवल का मॉडिफिकेशन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको इको टाइप ना कहे कि इकेट्स बोला होता है या फिर इकोफ्रेन बोला होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि फॉर टाइम बीइंग आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर में चेंजेस आते हैं, मतलब फिनोटाइपिक आपके थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है, लेकिन इन बिल्ड्स आपके जीनोम में चेंजेस नहीं आते। इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आपके फिनोटाइपिक आ सकते हैं स्पीसीज में, लेकिन वो इनबिल्ट जीनोटाइपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आपका जीनोटाइप है उनमें चेंजेस नहीं लाते। दैट इज नोन एज इकेट्स या फिर इकोफिन्स। ठीक है, इको टाइप को ही सब स्पीसीज बोलते हैं या जेनेटिक डिफरेंट पॉपुलेशन विद इन द सेम स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज इसकी ही थी, वो स्पीसीज जो ऑरेंज कलर की स्पीसीज है वो स्पीसीज इसकी ही थी। ठीक है, व्हाइट कलर का ही पार्ट है वो, लेकिन इसने क्या किया, उस हैबिटेट में रह के उस हैबिटेट की कंडीशन को इतनी अच्छे से अडेप्ट कर लिया और अपने जीनोटाइप में ले आए कि वो
मॉडिफिकेशन जीन लेवल पे हुई, मॉडिफिकेशन किस लेवल पे हुई, जीन लेवल पर हुई, जिससे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑरेंज कलर के जो ऑर्गेनिज्म है, ये व्हाइट कलर के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग कर सकती हैं। ब्रीडिंग करके जब अपनी प्रोजेनी ले आएंगे, न्यू प्रोजेनी बनेगी, तो वो ऑर्गेनिज्म उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने साथ आएंगे। तो एक तरीके से सेम स्पीसीज में जेनेटिक डिफरेंट हो गया ना, ड्यू टू एडेप्टेशन, फुल प्रूफ जीन लेवल पे एडेप्टेशन करने की वजह से अब उस जो स्पीसीज है उसमें से थोड़े से डिफरेंट हो गए, उस स्पीसीज से थोड़े से डिफरेंट हो गए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इकोटाइप कहते हैं। ठीक है, ई कैट्स को ही हम इकोफ्रेन और हैबिटेट फॉर्म भी बोलते हैं। ई कैट्स आर आल्सो इकोफ्रेन और हैबिटेट। ठीक है, दीज आर वेरिएशन इन द सेम स्पीसीज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, सेम स्पीसीज में इस तरीके से वेरिएशन आया कि आपका जो जीनोटाइप है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, उसमें टेम्परेरी चेंजेस है जो अफेक्ट करते हैं फिनोटाइप को। ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं फिनोटाइप पे। सपोज करिए, मान लीजिए एक प्लांट की मार्फोलॉजी है एक जगह पे ऑरेंज कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर का फ्लावर दे रही है, सॉरी, एक प्लांट की मार्फोलॉजी है एक जगह पे ऑरेंज कलर का फ्लावर दे रही है, तो दूसरे उसमें सेम स्पीसीज है तो वो व्हाइट कलर का फ्लावर दे रहा है। फॉर टाइम बिंग उस इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से आपका एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से फिनोटिपिकली या मार्फोलॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट हुआ, उसको आप बोल सकते हैं इकोफ्रेन, ई कैट्स या हैबिटेट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला जो चेंजेस कोई भी स्पीसीज सबसे पहले इकोफ्रेन या ई कैट्स की तरह बिहेव करती है। अगर वो एडेप्टेशन को प्रोलॉन्ग टाइम तक उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रही, तब जाकर आगे जाके वो इकोटाइप बन जाती है। ठीक है, टेम्परेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इन्फ्लुएंस में आके फिनोटिपिक आपको मार्फोलॉजिकली चेंजेस आपको दिख रहे हैं उस प्लांट की स्पीसीज में, लेकिन अगर वो स्पीसीज और सारी स्पीसीज को फिर से रिटर्निंग कंडीशन सेम मिली तो वो वापस उसी तरह बन जाएंगी जैसे वो ओरिजिनल थी। लेकिन अगर एक उन्हीं में से कोई ऐसी स्पीसीज है जो प्रोलॉन्ग टाइम तक उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह गए, तो वो उसको अपना एडेप्टेशन बना लेते हैं और जेनेटिकली डिफरेंट बन जाती हैं अपनी मेन स्पीसीज से, तब वो इकोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, ई कैट्स क्या शो करते हैं, ई कैट्स शो करते हैं फिनोटिपिकली प्लास्टिसिटी। ठीक है, फिनोटिपिकली प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मार्फोलॉजिकल ट्रेट आपका डिफरेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इकोटाइप के। ठीक है, इकोटाइप के एग्जाम्पल है यूफ्रोविया हिट्रा, ये यूफॉर्बियस फैमिली के हैं, ये भी एक इकोटाइप के एग्जाम्पल में आते हैं। जब ये ड्राई और मॉइस्ट हैबिटेट में अपने आप को एडेप्ट करते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो इनमें भी बहुत जेनेटिकली लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इकोटाइप का। ठीक है, इकोटाइप का 4 डिफरेंट इकोटाइप हैं ये। ठीक है, एक सेम स्पीसीज से उत्पन्न ये सारे जितने भी हैं डिफरेंट स्पीसीज हैं। ठीक है, इसकी आप मार्फोलॉजिकल कंडीशन को आप देख ही रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं और ये अलग दिख रहे हैं, और ये ऐसे ही दिखने लग जाएंगे जब प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेंगे। तभी मैंने आपसे बोला इनिशियली फिनोटिपिकली आपको मार्फोलॉजिकल वेरिएशन दिखेंगे इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन फिर अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक कोई स्पीसीज उसी कंडीशन में रही तो वो इनबिल्ट जीनोटाइप में आ जाएंगे, उसका चेंजेस तब प्लांट मेन से अलग अलग तरीके से दिखने लग जाएगा, तब वो बन जाते हैं इकोटाइप। ठीक है, इकोटोन क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके बाद ये रेत हो गया, उसके बाद मरीन इकोसिस्टम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जो कोस्टल एरिया होते हैं, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया होती है, बीच का जो हिस्सा होता है, बीच की जो एरिया होती है, यहाँ पर मैंग्रोव बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है दैट इज नोन एज इकोटोन। ठीक है, जहाँ पे जो ट्रांजिशन के बीच का हिस्सा बनती है और इस एरिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, इस एरिया में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है वो अबल लेवल की होती है। मतलब क्योंकि ये ऐसी जोन है जहाँ पे फॉरेस्ट की कुछ स्पीसीज भी आ सके, यहाँ पर अलग अलग टाइप की स्पीसीज, और यहाँ के भी स्पीसीज पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं इस इकोटोन में। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं इस इकोटोन में पाए जाते हैं, उनको हम एज स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, एज स्पीसीज बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इकोटोन से रिलेटेड एक इफेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं। एज इफेक्ट क्यों, ये एक और दूसरे, ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम हो गया और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के एज पे प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसको ट्रांजिशन जोन को इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, और इस इफेक्ट को एज इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो न्यू टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है उनको आप एज स्पीसीज बोलोगे। ठीक है, An ecotone is an area that acts as boundary or transition between two ecosystem। ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम में आपका क्या क्या मिल सकता है, मार्शलैंड बिटवीन
ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम। ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम, ड्राई आपका हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, और वेट हो गया वो मरीन इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, यू सीरीज बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। यू सीरीज क्या होता है, ये आपका फ्रेश वाटर आ रहा है रिवर से, आगे जाकर ये कहाँ मिल जा रहा है, सी में मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोन होता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर भी मिलेगा, सॉल्ट वाटर भी मिलेगा, तो इस टाइप से एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यू सीरीज। स्पीशीज ओवरलैप इन इकोटोन। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर, दोनों की कुछ हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये लैंड जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है, ये एक्वेटिक जोन है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन इसके बीच का हिस्सा है, तो ट्रांजिशन जोन है ये। ठीक है, जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल जो होता है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो 4 टाइप का होता है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकल बॉन्ड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कैपिलरी वाटर की बात करते हैं तो ये वो पानी होता है विच इज बेसिकली अवेलेबल फॉर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पानी यूज होता है वो है कैपिलरी वाटर। ठीक है, इतने 4 टाइप के वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से प्लांट यूटिलाइज कर पाता है दैट इज कैपिलरी वाटर को ही। ठीक है, सेकेंड हमारा है ग्रेविटेशनल वाटर। जब आप ग्रेविटेशनल वाटर की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल वाटर कैसा वाटर है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, आपने सॉइल की सरफेस में पानी डाला और आप जानते हो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी खींचेगा पानी को अंदर की तरफ, तो वाटर क्या करता है, पर्कुलेट करता है इनसाइड द जोन ऑफ सॉइल। तो ग्रेविटी की वजह से पानी डीपर लेयर ऑफ सॉइल में पर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है डीपर लेयर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, थर्ड हमारा है, थर्ड टाइप ऑफ वाटर है केमिकल बाउंड वाटर। केमिकल बाउंड वाटर ये वो पानी है विच इज बाउंड विद ऑक्सीडाइज, जो भी आयन, सल्फर, एल्युमिनियम उनके जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होते हैं उनके साथ बाउंड रहता है, इतनी टाइटली बाउंड रहता है कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, प्लांट उस बाउंड को तोड़ ही नहीं पाता है। लास्ट टाइप ऑफ वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये भी नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये सॉइल पार्टिकल से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड रहता है, जिसकी वजह से प्लांट उस बाउंड को तोड़ ही नहीं पाता है, इसीलिए नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, ये 4 टाइप के वाटर हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारा खत्म होता है, तो यहाँ पर हमने पूरी स्टडी की एबायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, इसके आने वाली वीडियो में हम बायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।